नमस्कार साथियों, संविधान की इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोनों की चर्चा कर चुके थे। निश्चित रूप से आप दोनों को पढ़ चुके होंगे, कुछ नए कंसेप्ट आपको मिले होंगे और इसी कंसेप्ट के लिए हम विनय सर जो राजनीति के प्रकांड पंडित हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। एक तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हो सकता है जब भी हम आपको नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी से ये मिल जाए और आपके अध्ययन में कहीं भी बाधा नहीं पहुँचे। बिना समय नष्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। संविधान के एक्ट, जो संविधान विकास के एक्ट थे, तो शुरुआत की थी अपन ने 1773 और एक क्राइटेरिया बताया था 1793 1793 के पश्चात 1813 के पश्चात 1833 के पश्चात 1853 और 1853 के बाद 1858 की चर्चा आज नहीं करेंगे हम। 1773 पहला एक्ट बना और प्रत्येक एक्ट में 20 वर्ष का अंतर है और इसके बीच में एक एक्ट आया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये एक निश्चित पैटर्न है, रटने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ के लिए आप कंसेप्ट बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स ना बनाएं। शॉर्ट ट्रिक्स है वह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो आलसी है। गहन अध्ययन करें, हमेशा गहन अध्ययन ही आपको परीक्षा में सफलता ज़रूर दिलाएगा। तो 1773 1793 यहाँ से अपन स्टार्ट किए थे। आज 1793 वाले एक्ट से स्टार्ट करेंगे अपन। कल बात कर ली थी हमने कि जितने भी एक्ट है 1793 से लगाकर 1853 तक, इन सभी का नाम चार्टर एक्ट, इनको कहीं न कहीं चार्टर एक्ट के नाम से विनियमित किया गया था। कंपनी के द्वारा बने थे और 1858 के बाद अधिनियम आ जाते हैं। ये सभी चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट कहलाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1793 के एक्ट से। 1793 के एक्ट में आपको 2 बिंदुओं पर ही विशेष ध्यान देना है। वैसे तो एक बिंदु ही आएगा। यह कंपनी के द्वारा, पहला बिंदु है कंपनी के द्वारा बनाया गया तीसरा एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो किस रूप में की जाएगी, तो 2 बोर्ड बनाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के जो सदस्य थे, नियंत्रक मंडल, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है ये, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स है। जो नियंत्रक मंडल था उनके सदस्य और सदस्य के साथ उस मंडल के कर्मचारी, इन दोनों को, कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इंडियन रेवेन्यू का इस्तेमाल सबसे पहले यही किया गया था, भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, पहली बार इंडियन रेवेन्यू से उन्हें उनका वेतन दिया जाना शुरू किया। तो ये राजस्व से वेतन देने की प्रथा है, वह कौन से चार्टर अधिनियम से हुई? 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 के बाद 1813 के चार्टर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसको भी आप समझेंगे। अब ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का प्रभुत्व, ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने अधिकार पत्र को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है, तो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष आगे एक्सटेंशन दिया गया। तो पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया। अब 20 वर्ष तक बढ़ा तो दिया, लेकिन साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था व्यापार पर, वह ब्रिटिश क्राउन ने समाप्त कर दिया।
तो व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, एकाधिकार, वह समाप्त कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में समान रूप से व्यापार करने की छूट दे दी गई। और इसमें एक चाय को छोड़कर सभी एकाधिकार है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो थे वो सब समाप्त कर दिए। चाय का अधिकार केवल उसके पास ही रहा और सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार के लिए रास्ते खोल दिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष तक बढ़ाना, लेकिन साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया व्यापार में, केवल चाय को छोड़कर, और समस्त ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगला 1833 का चार्टर अधिनियम। सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी अधिनियम में हुए। तो 1833 का चार्टर अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी व्याख्या करेंगे। यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण का प्रमुख कदम था। केंद्रीयकरण की नींव भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन केंद्रीयकरण का प्रमुख कदम किसे कहा जाता है? चार्टर अधिनियम 1833 को। क्यों कहा जाता है इसको भी आप समझे। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। कितने परिवर्तन आते हैं इसको देखेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। समाप्त करने के साथ साथ क्या हुआ उसको भी समझा। ब्रिटिश ताज की भारत में शासन की एजेंसी, अब यहाँ से आपको समझना है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर था, फिर वह गवर्नर जनरल बना, और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो कौन सा है? 1833 का चार्टर अधिनियम। और इसी के तहत संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से। तो संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सम्मान प्राप्त हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर चर्चा की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आएगा। और समस्त इसी से अब बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो अब ये बहुत बड़ा पद हो गया, और जैसे ये बहुत बड़ा पद हुआ, यह समस्त नागरिक एवं सैन्य शक्तियों का, समस्त नागरिक और नागरिक के साथ है सैन्य शक्तियाँ, वह किसके अधीन आ गई? विलियम बेंटिक के अधीन आ गई। इसलिए कहा जाता है कि केंद्रीकरण का प्रमुख एक्ट था। तो जैसे ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाने ये पदनाम हो गया, तो समस्त शक्तियाँ, नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ वो गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। अब मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों की जितनी भी विधायी शक्तियाँ थी उनको समाप्त कर दिया। इनको समाप्त करने के साथ साथ यहाँ पे भारतीय कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया। अब दोनों ही अलग अलग बातें हो गई। भारतीय कानून का वर्गीकरण, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने का पहला प्रयास है वह इसी एक्ट के तहत किया गया था। और वर्गीकरण जैसे ही किया गया तो इस हेतु विधि आयोग, भारत में सबसे पहले ये विधि आयोग, लॉ कमीशन, इसकी बात की जाएगी। तो विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था कौन से एक्ट के तहत की गई? तो विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था इसी एक्ट के तहत की गई। आपको परीक्षा की दृष्टि से कितने पॉइंट याद रखने हैं? केंद्रीकरण का प्रारंभ 1833, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1833 के अधिनियम के द्वारा। पहला भारत का गवर्नर जनरल इससे कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने वाला एक्ट कौन सा था? 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद आता है 1853 ब्रिटिश काल का। ब्रिटिश काल में कंपनी के द्वारा बना गया अंतिम अधिनियम है, वह है 1853 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के द्वारा बनाया गया यह अंतिम अधिनियम था। इसके बाद 1857 का विद्रोह हो गया, इसलिए समस्त सत्ता है वो ब्रिटिश कानून ने प्रत्यक्षतः अपने हाथ में ले ली। तो 1853 का चार्टर अधिनियम क्या क्या परिवर्तन हुए इसको भी आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल की शक्तियों का वर्गीकरण कर दिया। पहला, गवर्नर जनरल की शक्तियों का वर्गीकरण। अब इसके पहले भी शक्तियों का वर्गीकरण किया था, लेकिन यहाँ पे वर्गीकरण किससे संबंधित है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यह वर्गीकरण था विधायी शक्तियाँ और प्रशासनिक कार्य। गवर्नर जनरल के विधायी कार्य कौन कौन से हैं उसको भी अलग कर दिया, लेजिस्लेटिव वर्ग, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग अर्थात प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। तो जितने भी कार्य थे उनको अलग कर दिया। विधायी कार्य खुद गवर्नर जनरल और उसकी बॉडी थी वो उसको संपादित करती थी, लेकिन यहाँ पहला शब्द आया प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु सिविल सेवा भर्ती परीक्षा होती थी उस समय। सिविल सेवा ICS जिसको बोला जाता उस जमाने में, सिविल सेवा भर्ती परीक्षा। इस भर्ती परीक्षा के लिए या इस भर्ती परीक्षाओं में भारतीयों के लिए भी द्वार खोल दिए गए। ठीक है, तो भारतीयों को पहली बार सिविल सेवा भर्ती परीक्षा देने का मौका तभी मिला। और इसी समय 1854 में, एक साल बाद 1854 में एक व्यक्ति का नाम आता है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये पूरा नाम जरूर याद रखें, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। और इसी थॉमस बेबिंगटन मैकाले को मैकाले के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो यहाँ पे एक मैकाले आयोग की स्थापना की गई शिक्षा में सुधार के लिए, लेकिन पूरा नाम जरूर याद रखें। इसका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। मैकाले आयोग का गठन 1854 में किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। अब अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि गवर्नर को सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद बनी थी, गवर्नर परिषद। उस गवर्नर परिषद में कितने सदस्य होते थे? 4 सदस्य होते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए, यानी कि 6 नए सदस्य जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए। यह 6 नए पार्षद विधान पार्षद के नाम से जाने जाते थे। अर्थात गवर्नर परिषद का पुनर्गठन किया गया और सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इन्हें विधान पार्षद के नाम से जाना जाता था। इन विधान पार्षद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व मिला। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई और इसी स्थानीय प्रतिनिधित्व में 4 सदस्य कहाँ से चुनकर आते थे? 6 में से। इन 6 में से 4 सदस्य है, उसमें एक बंगाल से, एक बंगाल से। बंगाल 3 तो प्रेसिडेंसी आपको याद ही है, बंगाल, बम्बई और मद्रास। लेकिन चौथा इंपॉर्टेंट है, 14 सदस्य था आगरा से। तो यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधित्व को मौका मिला। बम्बई, बंगाल, मद्रास और आगरा एक नया प्रेसिडेंसी जुड़ा था। तो 4 सदस्य इन 6 में से यहाँ से चुने जाते थे। तो ये 1853 का चार्टर अधिनियम है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनने वाला अंतिम अधिनियम था। कल अपन चर्चा करेंगे इससे आगे। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।